अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का चैप्टर नंबर 3 इनटेंजिबल एसेट्स का टॉपिक है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम टेंजिबल एसेट्स IAS 16 के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम इनटेंजिबल एसेट्स IAS 38 के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। ठीक हो गया। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है? एन इनटेंजिबल एसेट इज़ एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर 4 पॉइंट है जो हमने देखने हैं। सबसे पहले इनटेंजिबल का वर्ड है, फिर है एन आइडेंटिफाइबल हो गया वर्ड, फिर आ गया नॉन मॉनेटरी और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस की बात आ गई। अच्छा जी, अब इंटेंजिबल और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस जो है वो एक ही चीज़ है। इंटेंजिबल जिसको कहते हैं, टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम फिजिकली टच कर सकें, जो फिजिकली मटेरियली एग्जिस्ट करता हो, और इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जो फिजिकली मटेरियली एग्जिस्ट ना करती हो। ऐसी एसेट्स की अकाउंटिंग को इंटेंजिबल एसेट अकाउंटिंग IAS 38 के अंदर कंसिडर किया जाता है। फिर आगे वो कहता है इज़ एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट से क्या मुराद है? आइडेंटिफाइबल से मुराद है कि ऐसी कोई चीज़, उसने आगे नीचे आइडेंटिफाइबल को एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि इस सेपरेबल कि मतलब वो बाकी एसेट से सेपरेट हो। और सेपरेट से क्या मुराद है? इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कि इसकी सेल या परचेज़ के लिए शर्त ना हो कि आपने होल बिज़नेस को ही सेल करना है, ये एक सेपरेट एसेट के तौर पे सेल और परचेज़ हो सकता हो। दूसरी कंडीशन क्या है? कि इट अराइजेज फ्रॉम लीगल एंड कंट्रेक्चुअल राइट्स, कि ये अराइज हो किससे? लीगल और कंट्रेक्चुअल राइट्स से। मतलब कि आप जो इसकी सेल या परचेज़ के लिए जो भी कंट्रैक्ट करें वो लीगल हो और वो कंट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता हो। यानी सेलर के लिए सेलर की जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, और जो क्या कहते हैं आपके पास बायर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, उनको उनको जनरेट करता हो। ठीक हो गया। इट अराइजेज फ्रॉम लीगल एंड कंट्रेक्चुअल राइट्स। ठीक हो गया। तो एक आइडेंटिफाइबल क्या होगा जिसमें ये दो कंडीशंस पैदा होंगी। ठीक हो गया। उसने आगे लीगल एंड कंट्रेक्चुअल राइट को एक्सप्लेन करते हुए क्या, दिस विल अराइज एज अ पार्ट ऑफ परचेजिंग, दिस विल अराइज अ पार्ट ऑफ परचेजिंग एन एंटायर कंपनी, दिस विल बी लुक्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको आगे वो एक्सप्लेन करेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, आगे अगला वर्ड है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी से मुराद है ऐसी चीज़ जो कि लिक्विड ना हो। लिक्विड से मुराद होती है कन्वर्टेबल, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। नॉन मॉनेटरी से मुराद है कैश फॉर्म के एसेट्स ना हो, लिक्विड एसेट्स ना हो। ठीक हो गया। फिर उसके आगे आता है फिजिकल सब्सटेंस। वो मैंने आपको बता दिया कि जो जिसका फिजिकली मटेरियली एग्जिस्टेंस ना हो। एग्जांपल्स आ जाती हैं इंटेंजिबल की। इंटेंजिबल्स की एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है लाइसेंस एंड कोटाज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, ब्रांड नेम्स और ट्रेडमार्क्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आगे, वो कहता है इनटेंजिबल। अभी तो हमने ये सारी बात इनटेंजिबल की स्पेसिफिक नेचर के लिए बात की। अब इनटेंजिबल वो एसेट भी तो है, साथ साथ तो उसको एसेट की कंडीशंस भी तो मीट करनी है ना, कि कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को फ्लो करेंगे इन फ्यूचर। ठीक हो गया। ये पूरा पैराग्राफ हमें इनटेंजिबल और एसेट की डेफिनेशन, यानी इनटेंजिबल एसेट वर्ड को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है, और जो इसने डेफिनेशन दी है उसको भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनटेंजिबल के वर्ड का मीनिंग और आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी, इन टर्म्स को अच्छे तरीके से बस जहन में रखने की ज़रूरत है। इस हवाले से एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रिकग्निशन। अब रिकग्निशन के अंदर, टू बी रिकग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट मस्ट मीट। सबसे पहले क्या इनिशियल रिकग्निशन के लिए क्या चीज़ होती है कि आपने उसको सबसे पहले तो उसको इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे सारी ऊपर एक्सप्लेन करी है, जो सारी बात हो। दूसरा, मीट द रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया,
एसेट का जो रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल हो एंड फ्लो टू द एंटिटी हो और द कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली। ये जो है, ये जो दूसरे वाला पॉइंट है, ये तो किसी भी एसेट की रिकग्निशन का जो यूनिवर्सल क्राइटेरिया है वो है। और क्या कहते हैं जो सेकंड पॉइंट है, और उसके ऊपर जो पहला पॉइंट है वो तो ये इंटेंजिबल के लिए स्पेसिफिक है। तो रिकग्नाइज एक इंटेंजिबल कब होगा कि जब वो यूनिवर्सल एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया भी पूरा करे और जो क्राइटेरियाज इंटेंजिबल की डेफिनेशन ने बताए हैं वो भी पूरे करे, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। वो आगे कहता है इफ़ दिस क्राइटेरिया इज मेट द एसेट शुड बी इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट। आपको पता लग गया कि कॉस्ट की क्या वैल्यू है। कॉस्ट की वैल्यू हमने कॉस्ट वही वाली इस्तेमाल करेंगे कि जो हमने कॉस्ट का क्राइटेरिया जो हमने उधर टेंजिबल्स के अंदर यूज़ किया था। अच्छा जी, purchased intangible, if an intangible asset is purchased separately such as license, patent, brand name, it should be recognized initially at cost। वही बात आ गया ना, परचेज इंटेंजिबल हो वो भी क्या होगा, रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट ही होगा। अच्छा जी, आगे हम आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, जब आपने रिकग्नाइज कर लिया उसके बाद आप मेजरमेंट कैसे करेंगे। हमें पता है मेजरमेंट के टू मॉडल्स है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करते हैं, आईएफआरएस ने बताया, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ने। तो वो हैं कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, कॉस्ट मॉडल के बारे में वो कहता है द एसेट शुड बी कैरिड एट कॉस्ट लेस एमोटाइजेशन एंड एनी इम्पेयरमेंट लॉसेस। अच्छा जी, एमोटाइजेशन क्या होता है। हमने जब टेंजिबल एसेट्स को पढ़ा तो उसके अंदर हमने बताया कि एसेट का जो यूज़फुल बेनिफिट है उसको जैसे जैसे कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ इसके कंज्यूम करती जाती है तो उसका एक मेजर हम डेप्रिसिएशन की यानी सिस्टमेटिक एलोकेशन करते जाते हैं उसकी। तो सिस्टमेटिक एलोकेशन जो हम करते हैं, सिस्टमेटिक एलोकेशन जो हम करते हैं किसकी, जो बेनिफिट हम एसेट से लेते हैं और एक टेजिबल एसेट से लेते हैं ओवर इज यूजफुल लाइफ, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जबकि सिमिलर टर्म को इंटेंजिबल के अंदर मतलब कंसेप्चुअली और कैलकुलेशन वाइज ये सेम ही है, लेकिन इसका नाम इंटेंजिबल के केस में अमोर्टाइजेशन हो जाता है और लास्टली हम उसमें से कोई इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो भी माइनस कर लेते हैं। और ये मोस्ट कॉमन मॉडल है जो इंटेंजिबल के केस में यूज़ होता है। इसको आगे वो एक्सप्लेन करेगा कि मोस्ट कॉमनली कॉस्ट मॉडल क्यों यूज़ होता है। अच्छा, वो आगे अमोर्टाइजेशन का बता दें जी। अमोर्टाइजेशन सेम एज डेप्रिसिएशन, द इंटेंजिबल एसेट इज अमोर्टाइज ओवर द यूजफुल लाइफ। वही बात आगे, अमोर्टाइज दिस आर डेप्रिसिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ। द एनुअल एक्सपेंस इज बीइंग शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाते हैं जिस तरह हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाते हैं। वो कहता है इनटेंजिबल एसेट। अब आगे इनटेंजिबल एसेट विद यूजफुल लाइफ, विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ एंड इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ की बात आ जाती है। अब देखें, जो कुछ तरह के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ होती है। मतलब इंटेंजिबल्स ऐसे नहीं होते कि जो पड़े पड़े आपके पास ख़राब होते जाएंगे। ये ज़्यादातर इसमें आपके पास जो होता है ना, सॉफ्टवेयर्स होते हैं या इस तरह जो ऊपर मैंने एग्जांपल्स दी हैं जो उन्होंने लिखी हैं यहाँ पे, उस तरह की कोई चीज़ होंगी। उनमें से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी इनडेफिनेट लाइफ होती है। मतलब उनकी यूज़फुल लाइफ रिलायबली एस्टिमेट नहीं की जा सकती। उनका बेनिफिट इतना उनका बेनिफिट इतनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। वो क्या कहता है कि इफ़ an intangible asset with finite useful life must be amortized over the life using straight line method with zero residual value। आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो करके आप उसको स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर, जिस तरह हम टेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज एन इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, इट शुड नॉट बी अमोर्टाइज। इसको अमोर्टाइज नहीं करते क्योंकि हमारे पास इसकी यूजफुल लाइफ का कोई रिलायबल मैयर नहीं है, उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंड शुड बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। हाँ, लेकिन यह है कि हर साल के एंड पे हम उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। एंड मोर ऑफन इफ़ एन एक्चुअल इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पॉसिबल इम्पेयरमेंट। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं इस पॉइंट के अंदर, उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये आगे एक्सप्लेन होता है IS 36 इम्पेयरमेंट वाले स्टैंडर्ड में जाके। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इम्पेयरमेंट के लिए हर साल के एंड पे हमने टेस्ट करना है। IS 36 कहता है कि अगर किसी एसेट की इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर हो तो आपने उसको फिर साल के एंड के ऊपर टेस्ट करना है। लेकिन इनटेंजिबल्स विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ चाहे इंडिकेटर हो ना हो, आपने उसको हर साल के एंड के ऊपर लाजमी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है, चाहे आपको इंडिकेटर मिले ना मिले। हाँ, और अगर आपको इंडिकेटर साल साल में साल ख़त्म होने से पहले किसी जगह नज़र आ जाए, एक इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ के इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ के लिए आपको पहले कभी मिल जाए, तो आप उसी वक्त इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर देंगे। इस पॉइंट का
ये मतलब भाई हम फर्दर IAS 36 के अंदर जाके पढ़ेंगे। अच्छा, आगे आ जाता है रीवैल्यूएशन मॉडल। An intangible asset may be revalued to the carrying amount of fair value less subsequent amortization and impairment losses. Fair value should be determined by relevance to the active market। अच्छा जी, सबसे पहली बात उसने कहा जी कि जिस तरह उधर रीवैल्यूएशन होती है आपके पास आपके कॉस्ट आपके इंटेंजिबल के अंदर, उस इधर भी रिवैल्यूएशन वैसे ही होती है। उसने कहा मे बी रिवैल्यूड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस सब्सटिक्वेंट एमोटाइजेशन। मतलब फेयर वैल्यू जो आती है आपके पास किसी भी इंटेंजिबल ऐसे कि मतलब हम रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर फेयर वैल्यू के ऊपर क्लासीफाई करते हैं ना, तो फेयर वैल्यू जो भी आती है उसमें से हम डेप्रिसिएशन जिसा माइनस करते हैं, इधर हम अमोटाइजेशन माइनस कर देते हैं। अमोटाइजेशन माइनस करने के बाद हम इम्पेयरमेंट लॉसेज माइनस करते हैं, और जो रेजिडुअल वैल्यू होती है यानी कैरिंग वैल्यू होती है उसके ऊपर हम अपने इंटेंजिबल को अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि फेयर वैल्यू डिटरमाइन कैसे की जाएगी। फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ना यहाँ पे एक्टिव मार्केट का कंसेप्ट आ जाता है। अब ये जो कंसेप्ट है ना ये प्योरली रिलेटेड है IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के कंसेप्ट के साथ। ठीक हो गया। वो कहता है एन एक्टिव मार्केट इज़ अ मार्केट, मतलब कि हम हमेशा फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं एक्टिव मार्केट की रेफरेंस से। या आपने याद रखना ये वर्ड, एक्टिव मार्केट की रेफरेंस से फेयर वैल्यू डिटरमाइन होती है इस स्टेज के ऊपर। जब मैं आगे आपको IFRS 13 पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर हम एक्टिव मार्केट के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। एन एक्टिव मार्केट is a market in which transactions of an asset take place within sufficient frequency and volume providing the information on ongoing basis। मतलब कि ये वो मार्केट होती है जिसके अंदर सफिशेंट फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम के अंदर उस एसेट के वाले से ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कि मतलब ये एसेट उस मार्केट के अंदर सफिशेंटली ट्रेड हो रहा होता है, सेल परचेज हो रहा होता है अक्सर, फ्रीक्वेंट और वॉल्यूम के अंदर, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर सेल परचेज हो रहा होता है। मतलब कि उस मार्केट के अंदर इस एसेट की सेल परचेज का और इसकी वैल्यूज़ का अच्छा नॉलेज होता है कि बायर किस प्राइस के ऊपर इसको ख़रीदना चाहेगा और सेलर किस वैल्यू के ऊपर इसको बेचना चाहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, IAS 38 आगे स्टेट कहता है कि द एक्टिव मार्केट्स फॉर इंटेंजिबल एसेट्स आर रेयर। अब वो यूँ कह रहा है कि एक्टिव मार्केट्स रेयर हैं एंड स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स द रिवैल्यूएशन ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स एंड पब्लिशिंग द राइट्स। अ गाइड इंडिकेटर्स ऑफ एक्टिव मार्केट वुड इंक्लूड। अच्छा, जो एक्टिव मार्केट्स होती हैं ना उनकी क्या कंडीशन होती है। एक एक्टिव मार्केट जो होती है ना उसके अंदर होमोजीनियस एसेट्स जो होते हैं ना वो आपस में सेल परचेज हो रहे होते हैं। मतलब उनकी प्राइसेस जो हैं वो एक सेले बायर कितने पे खरीदना चाहता है और सेलर कितने पे बेचना चाहता है, ये एक लेवल के ऊपर चल रही होती है सारी बात, क्योंकि वो एसेट्स एक जैसे होते हैं। जबकि जबकि इंटेंजिबल्स के केस के अंदर एक्टिव मार्केट्स रेयर क्यों है, क्योंकि हर इंटेंजिबल अपनी एक यूनिकनेस रखता है। इंटेंजिबल वो इसने कहा ना कि अनलाइकली टू बी होमोजीनियस, इंटेंजिबल्स की स्पेशलिटी होती है कि वो यूनिक है हर बात के लिए। वो कहता है सर्टन लाइसेंस के ऊपर तो ये बात अप्लाई हो सकती है लेकिन बाकी इंटेंजिबल्स के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंटेंजिबल अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी यूनिकनेस की वजह से ही सेल होता है। ठीक हो गया। इसीलिए इसीलिए अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी यूनिकनेस की वजह से सेल होता है, इसलिए उनमें आइडेंटिकल कुछ नहीं होता, इसलिए उनकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल है। और फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि उनकी कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद आता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। तो कहते हैं जनरली इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द कॉस्ट एसोसिएटेड ऑफ द रनिंग बिजनेस। अच्छा, अब इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स क्या चीज़ें होती हैं। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसने यहाँ पे एक बात बताई होगी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को के बारे में। एक मिनट। अच्छा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप क्यों नहीं उनकी कॉस्ट क्यों नहीं रिलायबली मेजर कर सकते। उसकी वजह ये है कि आप अपने बिजनेस की रनिंग से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। कि आज अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मेरे जो ब्रांड की वर्थ है वो 100,000 है, तो ये किस चीज़ की वैल्यू है आप मुझे बताएं।
ये यानी किस चीज़ की वैल्यू है, एक तरह से आप खुद सोचें ना कि अब फ़र्ज़ करें कि मेरे जो जितने बिज़नेस में जितने एसेट्स हैं वो सारे फ़र्ज़ करें 80,000 के हैं, ठीक है। अब उन 80,000 100,000 मेरे बिज़नेस की वर्थ है, मैंने अंदाज़ा लगाया, और 80,000 जो है वो मेरे एसेट्स की वर्थ है। जो दरमियान में 20,000 है, ये क्या चीज़ है, ये किधर से आया और इसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई और ये कॉस्ट मैंने कैसे मेजर कर ली, ये मैंने अंदाज़ा कैसे लगा लिया। या तो ये प्रूव होना कि कोई मुझसे ख़रीद ले इसको और वो 100,000 पे कर दे और ये चीज़ एक एक्टिव मार्केट से होके गुजर जाए कि मार्केट ने इसको अप्रूव किया, एक बायर सेलर रिलेशनशिप ने इसको अप्रूव किया, तो फिर तो मैं मान जाऊं कि मेरी जो इंटेंजिबल है वो परचेज हुई है, उस वो किसी ने परचेज किया है, तो तब उसकी वैल्यू इतनी है, कोई इसको रिकग्नाइज करे। लेकिन खुद ही मैं एक वैल्यू बना लूँ, खुद ही इसको डिटरमाइन करूँ, किस बेसिस के ऊपर रिलायबल या एस्टिमेट ही नहीं हो सकती, इस वजह से इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज नहीं हो सकते। आगे वो कहता है इसके बारे में IS 38 ने क्या गाइडलाइंस दी। वो कहता है कि वो कहता है ये इसी वजह से ये बात मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी था काफ़ी साल के लिए। और फिर IS 38 ने कहा जी कि इंटरनली जनरेटेड जो ब्रांड्स जो हैं ना और जो गुडविल्स हैं उनको हम अनसिमिलर एसेट यानी गुडविल नेवर रिकॉग्नाइज करेंगे। और वो कहता है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज द होल शुड बी रिटर्न ऑफ। उसने कहा जी कि ये जो कॉस्ट होगा आपका इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स को बनाने के लिए, इसको आप क्या कहते हैं सीधा राइट ऑफ करेंगे और इसको आप क्या कहते हैं अलहदा से कोई एसेट ट्रीट नहीं कर सकते। वो कहता है वेदर द ब्रांड नेम इज सेपरेटली एक्वायर्ड कैन बी मेजर रिलायबिलिटी देन इट शुड बी रिकॉग्नाइज एंड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट एंड अकाउंटिंग। हाँ वही बात आगे कि अगर परचेज हो गया किसी जगह पे सेपरेटली एक्वायर किया जा सकता है कोई ब्रांड नेम, मतलब कि मार्केट के अंदर से जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं, फिर आप उसको IS 38 के तहत क्या कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे इलस्ट्रेशन आ जाती है। इलस्ट्रेशन और इंशाल्लाह ताला जो बाकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको हम एक अलग क्लास के अंदर करेंगे, अभी हम टॉपिक कवर करते हैं। अच्छा जी, वो कहता है द नेचर ऑफ गुडविल। वो कहता है गुडविल, आगे वो गुडविल के ऊपर बात करना शुरू हो गया। वो कहता है द गुडविल इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द होल बिजनेस एज अ होल एंड द एग्रीगेट ऑफ देयर फेयर वैल्यूज ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट्स। वही जो मैंने ऊपर आपसे बात की कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि वैल्यू ऑफ द बिजनेस के आपको यानी मार्केट के अंदर अगर आपसे कोई ये परचेज करने आए तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी यानी सेल प्रोसीड या टोटल परचेज प्राइस वो आपको कितनी देगा, और उसके मुकाबले में आपके पास टोटल नेट एसेट्स कितने हैं। इन दोनों को जब आप आपस में एक दूसरे के साथ लेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके गुडविल की होगी। अब सेपरेबल नेट एसेट्स क्या होते हैं, दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज which can be identified and sold separately without necessarily disposing the whole business. This include identifiable tangible such as patents, license and trademarks etc. अच्छा, अब सेपरेबल नेट एसेट्स वही हैं कि आप अगर ऐसे नेट एसेट जो आप पूरी बिजनेस को सेल किए बगैर भी आप उनको सेपरेटली सेल कर सकते हैं, और इनमें इंटेंजिबल्स भी इंक्लूड हैं, क्योंकि ऊपर इंटेंजिबल की डेफिनेशन के अंदर सेपरेट का वर्ड आ रहा था ना, तो इंटेंजिबल जो कि सेपरेट की कंडीशन में आते हों वो भी इसके अंदर फॉल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे फेयर वैल्यू को डिफाइन करता है IFRS 13 में, मैंने आपको बात कही थी कि IFRS 13 के बारे में वो बात करेगा। अच्छा, अब क्या कहता है, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट मेजरमेंट बेट। ये प्योरली IFRS 13 फेयर वैल्यू की क्या कहते हैं डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके। ये उसने वैसे इसके साथ लिंक करने के लिए यहाँ पे दे दिया क्योंकि हम ऊपर एक्टिव मार्केट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने बताया कि फेयर वैल्यू कहता है क्या होती है। वो कहता है गुड विल मे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, अब हमने ऊपर बात की कि गुडविल कैसे आ रही है। गुडविल आ रही है कि आपके आपके ब्रांड की टोटल वैल्यू क्या लगी मार्केट के अंदर माइनस आपके टोटल सेपरेबल नेट एसेट्स की क्या वैल्यू थी, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास गुडविल है। तो ये डिफरेंस किन वजूहात की वजह से पैदा हुआ कि क्यों आपको एक बंदा आपके एसेट्स जो आपके मतलब आपके बिजनेस के जो रियल एसेट्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा पैसे क्यों दे रहा है, वाई यू आर मोर वैल्यूएबल। तो वो उसकी रीज़न उसने बताई, वो क्या, रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर आपकी रेपुटेशन इतनी हाई है, मतलब लोग कहते हैं कि आप सर्विस ऐसी देते हैं, मतलब आपकी सर्विस इतनी क्वालिटी की है, आपकी एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, तो इस वजह से आप ज़्यादा रेट डिमांड कर सकते हैं और आपको अगला बंदा ज़्यादा रेट पे कर सकता है। क्योंकि आफ्टर जब वो आपका नाम और आपकी रेपुटेशन ऑन करेगा तो वो उस एडिशनल रेपुटेशन से अर्न करेगा। फिर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, अगर आपके पास मार्केट में बाकी सबके मुकाबले में टेक्निकल एक्सपर्टाइज हैं जो किसी के पास नहीं है, तो आपकी वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपके एसेट के
के साथ साथ एक प्लस पॉइंट है फिर पोजेशन ऑफ फेवरेबल कंट्रैक्ट्स। अब आपके पास फेवरेबल कंट्रैक्ट्स हैं इन एडिशन टू आपके एसेट्स, यानी जो फ्यूचर में आपके जाके लिए लुक्रेटिव होंगे, तो वो जो बंदा जो इसको परचेज करेगा तो आपको इनके लिए एडिशनल वैल्यू देगा। गुड मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, और आपका जो टीम है, जो आपकी वर्क फोर्स है आपकी कंपनी की, वो बहुत कम्पिटेंट है, इफेक्टिव है, तो वो उसको यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू होगी अब आपके नेट एसेट्स। ठीक हो गया। आगे बात आ जाती है परचेज एंड नॉन परचेज गुडविल की। अच्छा, परचेज गुडविल की कौन से इंस्टेंसेस हैं? अराइजेज व्हेन वन बिजनेस एक्वायर्स अनदर एज गोइंग कंसर्न, जब एक बिजनेस दूसरे को गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर, कि मतलब उसने इसको रन करना है, इस बिजनेस को करता है। इंक्लूड गुडविल अराइजिंग ऑन कंसोलिडेशन, मतलब जब हम कंसोलिडेशन करते हैं उसके अंदर, जब हम एक सब्सिडरी को अपने साथ कंसोलिडेट करते हैं, तो जो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं वो परचेज गुडविल के अंदर आती है, और विल बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो परचेज गुडविल है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है, ये एक एक्टिव मार्केट से होके आ चुकी है, सेलिंग परचेजिंग रिलेशनशिप से होके आ चुकी है, इट्स वैल्यू इन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इज सर्टेन, और इसकी वैल्यू और इसकी जो है वो पर्टिकुलरली रिलायबली मेजर की जा सकती है, तो ये जो है ये फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी नॉन परचेज गुडविल, जो कि आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, वो वही कह रहा है कि इट इज़ इनहेरेंट गुडविल और नॉन आइडेंटिफाइबल वैल्यू, इसकी कोई आइडेंटिफाइबल वैल्यू भी है नहीं है, और इसलिए रिकॉग्नाइज भी नहीं की जाती फिनेंशियल स्टेटमेंट में। IAS 38 की एप्लीकेशन और ये है, IAS 38 की गाइडलाइंस ये हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हमारे पास IFRS 13 से IFRS 3। ये आगे हम जब क्या कहते हैं बिजनेस कम्बिनेशंस की पर बात करेंगे, तो हम तब इसके अंदर ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, ये 38 का एक और टॉपिक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, उसके ऊपर बात करें। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो अलग चीज़ें। रिसर्च किसको कहते हैं? Research is original and planned investigation undertaken with prospect of gaining new scientific knowledge and understanding। अच्छा, आप न्यू साइंटिफिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप जो प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको रिसर्च कहते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यानी ऊपर जो आपने रिसर्च पहले कर ली उसकी आगे फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज को भी यूज़ करते हुए टू प्लान और डिज़ाइन अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट प्रोसेसेस सिस्टम और सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज़। अब आपने जो नॉलेज आपने ऊपर क्या कहते हैं रिसर्च के अंदर यूज़ किया, उसको आपने डेवलप किया फर्दर, किसके लिए? आपने किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, चाहे वो कोई मटेरियल है, कोई डिवाइस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोसेस है, कोई सिस्टम है, कोई सर्विसेज है, और आप उसको कमर्शियल यूज़ के अंदर भी लेके आएंगे, यानी बिफोर कमर्शियल यूज़, मतलब आपको आपको उसको फ्यूचर में कमर्शियल यूज़ के अंदर भी लेके आना चाह रहे हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट के वर्ड के अंदर, डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। इन दोनों को लैदा करने की क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज़ पर IAS 38 डिफरेंट है, वो आगे जाके हम पढ़ने लगे। अच्छी, वो आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। रिसर्च एक्सपेंडिचर राइट ऑफ एज इनकर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिसर्च एक्सपेंडिचर का सीधा सीधा ट्रीटमेंट है कि आप उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल देते हैं। जबकि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को एक इंटेंजिबल एसेट के तौर पे तब ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो फॉलोइंग क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा। अच्छा, फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या है? इसका उन्होंने एक वर्ड टर्म दी हुई है उसको याद करने के लिए, वो है पाई रेट क्राइटेरिया। बड़ा मशहूर क्राइटेरिया, इसको कहते हैं पाई रेट क्राइटेरिया। पी से वो कहता है प्रोबेबल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट वेदर थ्रू सेल और इंटरनल कॉस्टिंग। अब जो है कि एंटिटी जो है ना, जो मैनेजमेंट है जिसने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया, अगर वो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे ले सकता है, आइदर वो सेल के ज़रिए हो या इंटरनल कॉस्ट सेविंग के ज़रिए हो, मतलब डेवलपमेंट आपने कुछ ऐसी की कि आप उस डेवलपमेंट से कोई कमर्शियल यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करेंगे और आप उसको सेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करेंगे, या आपकी जो कॉस्ट लग रही है करंटली उसको सेव करके कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे। अब देखें, आपके पैसे लग रहे हैं, उसको सेव करके भी तो आपको बेनिफिट होगा, तो वो क्या होगा? वो प्रोबेबल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट की कंडीशन के अंदर आते हुए वो पायरेट क्राइटेरिया को पूरा कर देगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज और सेल इट।
अच्छा, अब क्या हो कि जिस एंटिटी ने, जिस मैनेजमेंट ने किया, उनकी इंटेंशन टू कंप्लीट हो इसको, इसको कंप्लीट करने की, एंड कंप्लीट करके इसको यूज़ या सेल करने की, मतलब कि इसको कंप्लीट भी करना है और इसके बाद इसका आगे फर्दर यूज़ करना है या इसको सेल करना है, इस चीज़ की इंटेंशन भी हो। ठीक हो गया। फिर रिलायबल मैयर ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, कि आप उस कॉस्ट को रिलायबली मैयर कर सकते हो। ठीक हो गया। एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंप्लीट, मतलब आपके पास रिसोर्सेज हों उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के। ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर लिया लेकिन आपके पास उसके लिए फंड्स ही नहीं है, एक्सपर्टाइज ही नहीं है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इनटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज़। अब आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी भी हो, मतलब उस डेवलपमेंट को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टेक्निकलिटी भी हो। ये नहीं कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है नहीं और आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, कि आप उसको टेक्निकल नॉलेज हो ताकि आप उसको यूज़ कर सकें या सेल कर सकें। ठीक हो गया। एक्सपेक्टेबल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल, और ये भी हो कि आप जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल भी होगा और उससे प्रॉफिट्स भी जनरेट होंगे। तो वो क्या होगा, वो पायरेट क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा। तो ये पांचों चीज़ें जिस प्रोजेक्ट में पूरी हो जाएं वो पायरेट क्राइटेरिया में फॉल करता है, और जो पायरेट क्राइटेरिया में फॉल करता है वही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू IAS 38 इंटेंजिबल एसेट के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वरना अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया, एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे और उसको हम राइट ऑफ कर देंगे एज एन रिसर्च एक्सपेंडिचर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन में नहीं लेकर जाएंगे एज एन एसेट। ठीक हो गया। वो कहता है इट इज़ ओनली एक्सपेंडिचर incurred after recognition criteria has been met which should be recognized an asset. Development expenditure recognized as an expense in profit and loss can not be subsequently reinstated an asset। उसने कह दिया कि एक दफ़ा आपने किसी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को आपने राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनिशियल रिकग्निशन के बाद, तो आप उसको कभी भी दोबारा IAS 38 के तहत वापस कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एक दफ़ा PNL में चला गया तो चला गया। उसके बाद कहता है इफ़ एन आइटम ऑफ प्लांट इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस द डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज एडेड टू द डेवलपमेंट कॉस्ट इन इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द पीरियड दैट द प्रोजेक्ट मीट्स द डेवलपमेंट क्राइटेरिया दैट इज बिकॉज द इकोनॉमिक बेनिफिट गेन फ्रॉम द प्लांट इन दिस पीरियड इज ओनली रियलाइज व्हेन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज कंप्लीट एंड द प्रोडक्शन अंडरवे इट विल be taken to the statement of profit and loss as amortization within the amortization of the development cost। अच्छा, अच्छा फ़र्ज़ करें कि अब आपने एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके अंदर आपने कोई मशीनरी और उसके अंदर आपने कोई एसिड जो है वो यूज़ किया, तो उस एसिड के ऊपर जो डेप्रीसिएशन कॉस्ट होगी, उस एसिड की जो डेप्रीसिएशन कॉस्ट होगी वो आप डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर ही ऐड करेंगे, मतलब उसको कैपिटलाइज ही करेंगे, उसको आप कैपिटलाइज ही करेंगे। क्योंकि उसने आगे बताया क्यों करेंगे उसको कैपिटलाइज। वो कहता है इट दैट इज बिकॉज द इकोनॉमिक बेनिफिट गेन्ड फ्रॉम द प्लांट फॉर दिस पीरियड इज ओनली रियलाइज्ड व्हेन दैट, वो कहता है ये बेनिफिट तभी तो रियलाइज होगा, खाली तो उस एसेट का बेनिफिट रियलाइज नहीं हो रहा। मतलब कि डेप्रिसिएशन का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि वो जो उससे बेनिफिट हो रहा है वो अल्टीमेटली रियलाइज हो रहे हैं साथ साथ। लेकिन जब तक ये डेवलप, वो जो एसेट अब हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जब तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस सेल्फ काम करना नहीं स्टार्ट करेगा वो जो बेनिफिट है वो तो रियलाइज नहीं होगा। उसको हम एसेट का पार्टी बनाएंगे, कैपिटलाइजेशन का पार्टी बनाएंगे, और उसका अफेक्ट कब जाके फिर क्या कहते हैं वो होगा, उसका अफेक्ट कब जाके फिर जिसको कहते हैं यार रियलाइज़ होगा। किस तरह रियलाइज़ होगा, इस एसेट की एमोर्टाइजेशन के अंदर। जब ये एसेट डेवलपमेंट कॉस्ट के तौर पर फिनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा और इसके ऊपर एमोर्टाइजेशन ईयर बाय ईयर एनुअल बेसिस के ऊपर चार्ज होगी, तब तब वो जो उस एसेट की जो डेप्रिसिएशन हमने इस टाइम कैपिटलाइज की थी उसका बेनिफिट इस अमोर्टाइजेशन के थ्रू रियलाइज हो जाएगा। ये बात समझ लग गई। अच्छा जी, आगे अमोर्टाइजेशन। वो कहता है जी जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं शुड बी अमोर्टाइज ओवर द यूजफुल लाइफ एज सून एज द कमर्शियल प्रोडक्शन बिगिन।
अब क्या होगा कि amortization कब से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें पीछे इंटेंजिबल एसेट्स में हमें पता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना हम कब से स्टार्ट करते हैं, जब से एक एसेट जो है हमारे पास यूज़ के अंदर आ जाए। इसी तरह हम डेवलपमेंट कॉस्ट की amortization कब से स्टार्ट करेंगे, जब वो डेवलपमेंट कॉस्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और वो कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर आ जाए, मतलब उस डेवलपमेंट से जो डेवलपमेंट के ऊपर सारी कॉस्ट लगी है उसको 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 यूज़ करने के बाद अब हमने क्या करना शुरू किया, अब हमने उससे कमर्शियल प्रोडक्शन करना शुरू की। कमर्शियल प्रोडक्शन से क्या हुआ, अब देखिए ना, इस डेवलपमेंट के ऊपर जो हमने खर्चा किया ये जब कमर्शियल प्रोडक्शन में जाएगा तो ये हमें एंड रिटर्न जनरेट करके देगा, बेनिफिट जनरेट करके देगा। तो इसका मतलब है इसको भी हम एमोटाइज करना शुरू कर दें यूज़फुल लाइफ के ऊपर। ठीक हो गया। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको आज IS-38 का ये कंसेप्ट, ये चैप्टर जो मैंने समझाया, समझ आ गया होगा। और उम्मीद है कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। फिर भी आपको कुछ ना समझ आई हो और किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी ना हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट करके, मैं लाजमी कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली क्लास में मिलेंगे और इसकी फिर मैं आपको वो भी करवा दूँगा, इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स और इलस्ट्रेशंस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।